हाय स्टूडेंट, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है एवोल्यूशन फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल टू यूकैरियोटिक सेल। स्टूडेंट, टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही आसान टॉपिक है और इसके अंदर पहले मैं आपको बता दूं कि मैं क्या क्या चीज़ पढ़ाने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि ज़मीन कैसे बनी, उसके बाद ज़मीन के ऊपर फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे बने, उसके बाद हमारे पास जो है डिफरेंट टाइप्स के जो ऑर्गेनिज़म हैं उनके ऊपर उनका एवोल्यूशन कैसे हुआ। तो सबसे पहली बात ये है स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास ना, हम बच्चों को एक थ्योरी पढ़ाते हैं जिसका नेम है बिग बैंग थ्योरी। अब ये जो बिग बैंग थ्योरी है ना, इसके मुताबिक ये है कि हमारी जो यूनिवर्स है, हमारी जो कायनात है, ये जितने भी आपको छोटे छोटे स्टार्स नज़र आते हैं, एस्टेरॉइड्स हैं, सियारे हैं, सितारे हैं, जितने भी हैं, ये सारे के सारे पहले इकट्ठे थे। ठीक है, इसके अंदर हाइड्रोजन गैस पैदा हुई और ये ब्लास्ट हुआ। जब ये ब्लास्ट होता है ना, तो ब्लास्ट होने के बाद इसके तमाम स्मॉल पीस जो हैं वो यूनिवर्स के अंदर बिखर गए। उस वक़्त ये प्लाज्मा फॉर्म थी। आपको पता है कि प्लाज्मा फॉर्म इन बिटवीन स्टेज होती है सॉलिड, लिक्विड और गैस के, और ये जो बड़ा पार्टिकल था ये स्मॉल पार्टिकल में यूनिवर्स के अंदर ऐसे डिस्पर्स हो गया। अब ये जो छोटे छोटे, आप ये कह सकते हैं कि वो जो बड़ा एक गोला था आग का, जब वो ब्लास्ट हुआ तो उसके अंदर से एक छोटा सा ड्रॉप्स हमारी ज़मीन है। उस वक्त स्टूडेंट इसका टेम्परेचर इनफाइनाइट था। कहा यह जाता है कि ये 12 बिलियन ईयर्स अगो की बात है। डिफरेंट बुक्स में इसको डिफरेंट एंगल से एक्सप्लेन किया है। ओके, तो उस वक़्त हमारी ज़मीन भी बनी, लेकिन उस वक़्त ज़मीन का टेम्परेचर इतना हाई था कि ये बिल्कुल एक आग थी। इसके ऊपर कोई भी लाइफ नहीं थी, इसके ऊपर कोई भी प्रॉपर जो है कोई इन्वायरमेंट, कोई क्लाइमेट, कुछ भी नहीं था। ये जस्ट एक आग का गोला था। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि ये मतलब वक्त गुज़रता गया तो ये ज़मीन आहिस्ता सा कूल होती गई। आज भी देख लें तो हमारी ज़मीन अंदर से बहुत गर्म है। आपको पता है ज़मीन के 3 पार्ट हैं, क्रस्ट, मैंटल एंड कोर। जो सबसे सेंटर वाला पार्ट जिसको हम कोर कहते हैं वो इंतहाई गर्म है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। अगर लेट्स सपोज कि आप एक पूरे पोटैटो को गर्म करते हैं, बॉयल करते हैं पानी के अंदर, जब वो उबल जाता है उसको आप बाहर निकाल के रख दें, थोड़ी देर के बाद वो बाहर से ठंडा हो जाएगा, लेकिन काट के देखेंगे अंदर से अभी भी वो गर्म होता है। इसी तरह हमारी ज़मीन भी जो है उसके बारे में कहा जाता है। अच्छा स्टूडेंट, देखें, मैंने आपको ये बताया कि उनमें से हमारी ज़मीन भी एक जो है पार्ट है उसी बिग बैंग थ्योरी के नतीजे में पैदा होने वाला। मैं इसको कह लेता हूँ जी, ये है जी अर्थ। अब क्या होता है कि इसके ऊपर लाइफ का आगाज़ होना है, इसके ऊपर लाइफ का बनना है। ठीक है जी, मैं वो बताता हूँ कि स्टार्ट वाले एनिमल जो हैं, जो सबसे स्टार्ट में लिविंग ऑर्गेनिज्म बने, वो कैसे थे। उसको पढ़ने के लिए आपको ये एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए। ये है जी हाइड्रोथर्मल वेंट्स। स्टूडेंट, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, थर्मल का मतलब आपको पता है टेम्परेचर। वेंट्स हम होज या सुराख को कहते हैं। बात इस तरह है कि ज़मीन जब आहिस्ता आहिस्ता ठंडी हुई, इसके ऊपर जो पानी थे, गर्म पानी के जो चश्मे थे, डीप जो हॉट स्प्रिंग थे, कहा यह जाता है कि उनके अंदर सबसे पहले लाइफ का आगाज़ हुआ। जो गर्म पानी के चश्मे हैं उनमें सबसे पहले लाइफ का आगाज़ हुआ। अब मेरी बात को ज़रा गौर से सुनना है स्टूडेंट। जो वो स्टार्ट वाले ऑर्गेनिज्म थे, वो जो बने थे, अब वो कैसे बने, इसको हम, आपको पता है कि ए बायोजेनेसिस थ्योरी के बारे में एक्सप्लेन करते हैं फर्स्ट ईयर में, चैप्टर 4 में मैंने बताया था कि इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जब अरेंज होके सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने, तो वो सिंपल ऑर्गेनिज्म उस वक्त के बने, वो आरे सिंपल। अब क्वेश्चन ये है कि वो जो सिंपल ऑर्गेनिज्म है वो एनर्जी कहाँ से लेते थे, क्योंकि लाइफ, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसको ज़िंदा रहने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है। वो जो है वो एनर्जी कहाँ से लेते थे, वो एनर्जी लेते थे गर्म पानी से।
वो जो हीटेड वाटर है वो जो एनर्जी रिलीज करता था उससे वो लेते थे वो एनिमल्स एनर्जी, और इसीलिए उनको हम बोलते हैं हाइड्रोथर्मल वेंट्स, क्योंकि वो गर्म पानी के चश्मों से एनर्जी लेते थे। लेकिन आज भी अगर आप देखें, आपको मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट अगर मैं दूँ, आपको पता है कि सबसे पहले जो हमारा ऑर्गेनिज्म बने थे वो था किंगडम मोनरा, और किंगडम मोनरा के बाद उससे बना था प्रोटिस्टा, और प्रोटिस्टा से फिर नेक्स्ट 3 किंगडम बने। कौन कौन सा? एक किंगडम प्लंटाए, एनिमेलिया एंड फिंजाई। इसका मतलब है सबसे पुराना कौन सा किंगडम है? किंगडम मोनरा। अब ये जो किंगडम मोनरा है, किंगडम मोनरा के अंदर तमाम बैक्टीरिया आते हैं। ये तमाम आप स्टूडेंट ने याद रखना है कि किंगडम मोनरा के अंदर सारे के सारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ठीक है जी। अब स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है कि ये जो बैक्टीरिया है, इन बैक्टीरिया की 2 टाइप्स हैं। कुछ आर्की बैक्टीरिया हैं और कुछ यू बैक्टीरिया हैं। आज भी अगर आप देखें तो आर्की बैक्टीरिया, जिनको हम एंशियंट बैक्टीरिया कहते हैं, वो आज भी 120 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब है कि अगर हमारी अर्थ के ऊपर सबसे स्टार्ट में अगर बैक्टीरिया बने हैं तो वो बैक्टीरिया वाकई ही हाई टेम्परेचर पे सस्टेन थे, क्योंकि आज भी इस चीज़ के शवाहिद मौजूद हैं कि वो जो स्टार्ट में बने थे बैक्टीरिया, उनमें से कुछ जो हैं वो मॉडिफाई होकर और स्पीशीज़ में कन्वर्ट हो गए, कुछ स्टिल अभी भी आर्की बैक्टीरिया ही हैं और वो आज भी 120 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं। ओके, ये भी हमारे पास एक सबूत है। तो ऐसे अगर इसी चीज़ को हम आगे लेके चलें कि वो जो आर्की बैक्टीरिया या हाइड्रोथर्मल वेंट्स जो एनिमल्स थे, वो एनिमल्स अगर फर्दर सस्टेन करना उन्होंने प्लैनेट के ऊपर रहना है, उनको ज़िंदा रहने के लिए ये एनर्जी कम है। ये जो बाहर से एनर्जी लेते हैं ये एनर्जी कम है। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। लेट्स सपोज आप स्टूडेंट, जब टेम्परेचर आपका जो है विंटर सीजन में जब टेम्परेचर बिल्कुल लो होता है, जब कूल इन्वायरमेंट होता है, आप खुराक खाते हैं लेकिन फिर भी आप धूप में बैठते हैं, क्योंकि आपकी स्किन, आपकी बॉडी जो है वो हीट ऑब्जर्व करती है। लेकिन मुझे ये बताएं कि क्या आप जस्ट सन की लाइट की या सन की एनर्जी से क्या आप जिंदा रह सकते हैं? नो। मीन के किसी हद तक वो आप ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन आपको इट सेल्फ एनर्जी की ज़रूरत है। आप हेटरोट्रॉप्स हैं जो खुराक लेते हैं। इसका मतलब है कि उन एनिमल्स को या उन ऑर्गेनिज्म को, वो जो सिंपल एनिमल्स का वर्ड तो हम नहीं यूज़ कर सकते, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है सिंपल जो हाइड्रोथर्मल वेंट्स थे, उनको फर्दर जो है सस्टेन करने के लिए अपनी बॉडी के अंदर कोई एनर्जी जनरेटिंग प्रोसेस करना पड़ा या एनर्जी जनरेटिंग प्रोसेस बनाना पड़ा, या मतलब कि कोई भी वे एक्सेप्ट करना पड़ा जिसके ज़रिए उनकी बॉडी के अंदर एनर्जी बने। तो हमारा जो प्रिमिटिव इन्वायरमेंट था, बहुत ही पुराना जो माहौल था, अगर हम उस माहौल की बात करें तो वो जो एनिमल्स थे ना, उन्होंने एक प्रोसेस स्टार्ट किया जिसको हम आज भी एक्सप्लेन करते हैं। उसको हम बोलते हैं फोटेंसिस। ठीक है, इसमें क्या होता है आपको पता है कि आज प्लांट्स के अंदर जो फोटेंसिस का प्रोसेस होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब आपस में मिलते हैं, मिलने के बाद सन की लाइट की मौजूदगी में ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज के बाद वाटर बनता है और ऑक्सीजन बनता है। ओके, तो उस वक़्त के जो एनिमल्स थे उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर की जगह पे क्या यूज़ किया था? हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S, वो जो बैक्टीरिया हैं। और आज भी वो बैक्टीरिया मौजूद हैं किंगडम मोनरा के अंदर। आज भी हम स्टडी करते हैं कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनको फोटेंसिस के लिए हाइड्रोजन सल्फाइड की ज़रूरत होती है। ठीक है, आप फर्स्ट ईयर में जब मैंने चैप्टर 6 आपको पढ़ाया था तो साइनोबैक्टीरिया से पहले एक टॉपिक था हमारे पास, न्यूट्रिशंस ऑफ बैक्टीरिया। उसके अंदर हमने पढ़ा था ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। वहाँ पे मैंने एग्जांपल भी बताई थी, क्लोरोबियम, क्रोमैटियम, ओकेनायर, होडोस्पाइरलम, रबरम। ये डिफरेंट बैक्टीरिया की एग्जांपल वहाँ पे मैंने आपको डिस्कस की थी। ओके, तो ऐसे फिर जो है जो स्टार्ट वाले एनिमल्स थे, सॉरी मैं बार बार एनिमल्स का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, स्टार्ट वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो थे,
उनमें से कुछ के अंदर फोटोसिंथेसिस का ऐसे प्रोसेस हुआ, लेकिन फिर वक्त के साथ वही जो ऑर्गेनिज्म थे उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन सल्फाइड की जगह पे क्या यूज़ करना शुरू कर दिया, वाटर। जब वाटर स्टार्ट किया ना उन्होंने यूज़ करना, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि अगर ये जो मेरे पास मैंने ये एक स्ट्रक्चर्स बनाया है, इसको हम बोल देते हैं जी अर्थ। अगर आप इसको कहें जी अर्थ, और इसके ऊपर यहाँ पे ये अर्थ की सरफेस को मैं ज़रा थोड़ा सा डीप कर लेता हूँ, ताकि इसको हम डीप हॉट स्प्रिंग वाटर कहें। अब इसके अंदर ना पानी है और ये गर्म पानी का एक सोर्स है हमारे पास। ओके, अब स्टूडेंट क्या हुआ कि इसके अंदर हमने कहा जी लाइफ स्टार्ट हुई, लिविंग ऑर्गेनिज्म बने। स्टार्ट वाले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे वो एनर्जी जो थी वो हॉट वाटर से लेते थे, ठीक है जी। अब वो जो एनर्जी हॉट वाटर से लेते थे, लेकिन वही ऑर्गेनिज्म ने बाद में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने क्या किया कि जब हाइड्रोजन सल्फाइड की जगह पे वाटर को यूज़ किया, तो उन्होंने ना एक गैस रिलीज़ कर दी जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन। समझ आ रही है? और आपको पता है कि ऑक्सीजन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो किसी भी दूसरे मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन करता है, ठीक है। अब जब यहाँ से ऑक्सीजन रिलीज होती गई और ये प्रोसेस मिलियन साल का था, मीन के वो वेरी सिंपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं उन्होंने वहाँ पे पूरी अर्थ के ऊपर इस तरह जो है वो ऑक्सीजन रिलीज करते गए, और ये ऑक्सीजन जो है ये हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज होती गई। स्टार्ट में हमारा एटमॉस्फेयर जो था वो रिड्यूसिंग था, लेकिन बाद में क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग, क्योंकि उसमें क्या ऐड होती गई, ऑक्सीजन। इस तरह अर्थ के साइडों पे ऑक्सीजन जमा होती गई, तो आहिस्ता आहिस्ता यही ऑक्सीजन जो है बाद में किस में कन्वर्ट होगी, ओजोन लेयर के अंदर। अब आपको पता है कि सन है, सन से जब सन की लाइट ज़मीन पे आती है तो उसमें बेशुमार अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस भी होती हैं। वो जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होती हैं, जब बाहर ऑक्सीजन आ गई, ऑक्सीजन ने कवर कर लिया, तो उन रेडिएशन को वो ज़मीन पे नहीं आने देती थी, उनको क्लीन कर देती है, उनको साफ करके आगे ज़मीन पे भेजती हैं जस्ट विजिबल लाइट। जिस जगह पे आज भी देख लें ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाए, ख़त्म हो जाए, वहाँ पे अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन डायरेक्ट ज़मीन पे आती हैं, यूवी लाइट जिसको हम कहते हैं, जिसकी वेवलेंथ बहुत स्मॉल होती है। और आपको पता है जिसकी वेवलेंथ बहुत स्मॉल हो उसकी एनर्जी उतनी ही हाई। आपने ये पढ़ा भी होगा फिजिक्स के अंदर, एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/λ। लैम्डा छोटा एनर्जी ज़्यादा, लैम्डा बड़ा एनर्जी छोटी, ठीक है, एनर्जी कम। तो ऐसे हमारे पास जो है स्टूडेंट, ये आपको मैंने इसका ज़रा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताया ज़मीन का, कि ज़मीन बनी कैसे, उसके ऊपर स्टार्ट वाले एनिमल्स कैसे बने। और ये कोई 1-2 साल, 4 साल, 5 साल का नहीं, ये खरबों साल का प्रोसेस है। मैं आपको मैं बताऊं कि हमारे पास 1 बिलियन के अंदर 1000 मिलियन होते हैं। 1 बिलियन के अंदर 1000 मिलियन, और 1 मिलियन जो है वो 10 लाख के बराबर होता है। समझ आ रही है? तो कितने साल, जो खरबों साल का प्रोसेस है, ठीक है जी। तो ऐसे स्टूडेंट फिर क्या हुआ कि इस ज़मीन के ऊपर ना वो स्मॉल सिंपल ऑर्गेनिज्म बने। वो ऑर्गेनिज्म बनने के बाद फिर उसके ऊपर जो है नेक्स्ट वही ऑर्गेनिज्म फिर बाद में 3.5 बिलियन ईयर्स अगो, क्योंकि ज़मीन का जो हमें एविडेंस मिलता है ना अभी तक, वो ये हम कहते हैं कि हमारी ज़मीन 4.6 बिलियन ईयर्स अगो पुरानी है। कितनी पुरानी है? 4.6 बिलियन ईयर्स अगो, जो अभी तक जियोलॉजी स्टडी हो चुकी है, ठीक है। आपको पता है चार्ल्स लाइल एक बहुत बड़ा जियोलॉजिस्ट था, उसके बाद अल्फ्रेड वैगनर जो था वो भी एक बहुत टॉप क्लास का जियोलॉजिस्ट था। इन्होंने जो बताया वो ज़मीन 4.6 बिलियन ईयर्स अगो पुरानी है, ठीक है जी। तो उसके ऊपर ज़मीन के ऊपर जो है 3.5 बिलियन ईयर्स अगो पहले प्रोकैरियोटिक सेल बने, और 3.5 बिलियन ईयर्स अगो के बाद 1.5 बिलियन ईयर्स अगो पहले क्या बने जी, यूकैरियोटिक सेल। मेरी बात की समझ आ रही है? स्टेटमेंट की समझ। 4.6 बिलियन ईयर्स अगो पहले क्या बनी, ज़मीन, और उसके ऊपर 3.5 बिलियन पहले प्रोकैरियोटिक, और उसके ऊपर 1.5 बिलियन ईयर्स अगो पहले क्या बने, यूकैरियोटिक, ठीक है जी। तो ऐसे जो है, अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिबेटिंग पॉइंट है कि हमारे पास ये जो प्रोकैरियोटिक बने उससे यूकैरियोटिक कैसे बने।
पहले तो आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपको पता है ऐसे सेल जिनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज मौजूद हों, जिसके अंदर न्यूक्लियस हो, जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लाइक दिस, अगर ये ऑर्गेनेलिज मौजूद हैं तो वो है जी यूकैरियोटिक, अगर ये ऑर्गेनेलिज नहीं हैं तो वो क्या है जी प्रोकैरियोटिक। तो एक चीज़ मुझे आप ये बताएं, इसको दिखने के बाद आपको क्या लग रहा है कि पुराने सेल कौन से हैं, प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक? प्रोकैरियोटिक, क्योंकि प्रोकैरियोटिक आज से 3.5 बिलियन ईयर्स अगो बने और यूकैरियोटिक आज से कितनी देर पुराने हैं, 1.5। तो पुराने तो ज़्यादा जो हैं वो प्रोकैरियोटिक हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, इसको हम BYA बिलियन ईयर्स अगो जो है वो लिख लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए जी। असल में स्टूडेंट जब मैंने टॉपिक स्टार्ट किया तो मैंने आपको एक चीज़ बताई कि आज का हमारा टॉपिक है एवोल्यूशन फ्रॉम प्रोकैरियोटिक टू यूकैरियोटिक, कि हमने ये देखना है कि प्रोकैरियोटिक सेल से यूकैरियोटिक सेल कैसे बने। तो लेकिन उनको एक्सप्लेन करने के लिए ये ज़रा थोड़ा सा पीछे इसका बैकग्राउंड आपको बताना पड़ा, और ये आपकी जो साइलेबस है उसका पार्ट भी है कि जिस स्टार्ट में लाइफ बनी कैसे, उसके ऊपर कैसे जो है फर्स्ट ऑर्गेनिज्म बनते हैं और वो उस वक़्त का माहौल कैसा था, फिर आगे जो है फोटेंसिस कैसे हुई और सारा। तो मैंने ये यहाँ पे 2 पॉइंट लिखे हैं, एक है जी एंडोसिम्बायोटिक हाइपोसिस, दूसरा क्या है मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन हाइपोसिस। यहाँ पे स्टूडेंट मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि जो एंडोसिम्बायोटिक हाइपोसिस है ना, ये दी थी लाइन मार्गुलस ने, पढ़ा हुआ है ना आपने, लाइन मार्गुलस। आपको पता है कि ये जो मार्गुलस है ये आपने पढ़ा था फर्स्ट ईयर के अंदर चैप्टर 5 में, 2 to 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ 2 to 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर आपने ये पढ़ा। तो दूसरा जो हाइपोथेसिस है वो है मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन हाइपोथेसिस। अब हम इन दोनों को देख लेते हैं कि ये क्या है। देखें जी, बात इस तरह है, पहले मैं आपको जो पढ़ानी है वो है जी एंडोसिम्बायोटिक, उसके बाद जो पढ़ानी है वो क्या है मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन। स्टूडेंट एंडोसिम्बायोटिक हाइपोथेसिस क्या है कि मेरे पास ये एक ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म क्या, एक बैक्टीरिया है और ये अमीबॉइड बैक्टीरिया है। अमीबॉइड बैक्टीरिया है, मीन के ये अपनी बॉडी की जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है उसको शेप को चेंज करता रहता है, ठीक है जी। और ये हेटेरोट्रॉफ्स है, अपनी खुराक जो है ये खुद तैयार नहीं कर पाता, ये खुराक बाहर से लेता है। इसने क्या किया, एक छोटे बैक्टीरिया को इनगल्फ कर लिया, खा लिया। समझ आ रही है, क्या किया, खा लिया। अब एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि ये जो छोटा बैक्टीरिया है ना, ये आज के साइनोबैक्टीरिया की तरह का था। किसकी तरह का था, साइनो। और आप तमाम बच्चों को पता है कि साइनोबैक्टीरिया जितने भी हैं वो सारे के सारे फोटेंसिस करते हैं। क्या करते हैं, फोटेंसिस। इसने क्या किया कि जब ये साइनोबैक्टीरिया इसके पास आया ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आया नज़दीक, इसने अपनी मेम्ब्रेन को अंदर को इन्वेजिनेट कर लिया और इन्वेजिनेट करने के बाद ये जो है बॉडी इसके बॉडी के अंदर चली गई, ठीक है जी। और अंदर जाने के बाद इसने यहाँ पे दोबारा से ऐसे मेम्ब्रेन बना दी। अब मुझे ये बताएं, ये जो इसने बाहर से साइनोबैक्टीरिया को खाया है, वो जो बल्कि यहाँ पे ना ठीक है साइनोबैक्टीरिया कर लें, साइनोबैक्टीरिया को खाया है, वो जो साइनोबैक्टीरिया है वो इसने खाया क्यों है, उसको किसके लिए, फूड के लिए, खुराक के लिए। लेकिन स्टूडेंट होता यह है कि जब ये साइनोबैक्टीरिया उसकी बॉडी के अंदर जाता है ना, तो जाने के बाद अनडाइजेस्टेड हो जाता है। जब उसको अनडाइजेस्टेड हो जाता है, उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता, तो आहिस्ता आहिस्ता वही साइनोबैक्टीरिया इसकी बॉडी का पार्ट बन जाता है। क्या बन जाता है, बॉडी पार्ट। अब मुझे ये बताएं कि अमीबॉइड बैक्टीरिया एक अलहदा है, साइनोबैक्टीरिया एक अलहदा है।
अमीबाइड बैक्टीरिया का अपना डीएनए है, साइनोबैक्टीरिया का अपना डीएनए है। आज भी आप अगर देख लें, एक यूकैरियोटिक सेल में क्लोरोप्लास्ट का अपना डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए है, न्यूक्लियस का अपना डीएनए है। समझ आ रही है? और वो सारी की सारी कौन सी मेम्ब्रेन है? डबल मेम्ब्रेन है। क्या है जी? डबल। कैसे? एक तो मेम्ब्रेन इनकी अपनी थी, एक जो सेल ने इसके गिर्द लपेट ली है। तो इस तरह ये सारी की सारी क्या होगी जी? डबल मेम्ब्रेन होगी। ओके। उसके बाद क्या हुआ कि यही बैक्टीरिया खुराक के लिए कुछ स्पायरोचीट बैक्टीरिया, स्पाइरल शेप, स्पायरोचीट बैक्टीरिया जिनकी स्पाइरल की तरह की स्पाइरल शेप थी, वो जो स्पाइरल शेप हैं, विप लाइक, छांटा जो है उसकी तरह की, हेयर की तरह का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये क्या करता है कि ये उसको खुराक के तौर पे इस्तेमाल करता है। सेम वही मैकेनिज्म होता है जो यहाँ पे होता है, वो भी डिजिस्ट नहीं होता इसकी बॉडी के अंदर। जब वो डिजिस्ट नहीं होता तो वो बाद में इसका क्या बन जाता है? फ्लैजेला। आप देख लें स्टार्ट वाले जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया हैं उनके ऐसे ही फ्लैजेला भी होते हैं, जिसके ज़रिए वो मूव करते हैं। आपने फर्स्ट ईयर के चैप्टर 6 में एक टॉपिक पढ़ा था, मोनोट्राइकस, एट्राइकस, एम्फीट्राइकस, पेरीट्राइकस, लोफोट्राइकस, ठीक है। तो उसमें आप फ्लैजेला की पोजीशन के बारे में पढ़ा था। अच्छा जी। अच्छा स्टूडेंट, ऐसे ही मुझे ये बताएं कि ये जो बैक्टीरिया है ना, इसके अंदर है जी क्लोरोप्लास्ट, मतलब कि इसके अंदर साइनोबैक्टीरिया था, क्लोरोप्लास्ट हुआ। तो अगर इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है तो ये किसके तौर पे काम करेगा? ऑटोट्रॉफ्स। किसके तौर पे? ऑटोट्रॉफ्स। अगली बात कि अगर ये बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया को ना खाए, इसने किसी ऐसे बैक्टीरिया को खा लिया जो बैक्टीरिया भी हेटेरोट्रॉफ्स था। जिस तरह जो इंसान है, हम हेटेरोट्रॉफ्स हैं, हम एनिमल को खाते हैं, एनिमल भी हेटेरोट्रॉफ्स हैं। इस तरह ये जो बड़ा बैक्टीरिया है ना, इसने किसी ऐसे बैक्टीरिया को खा लिया, वो क्या था? हेटेरोट्रॉफ्स। वो जो बैक्टीरिया था वो भी ऑलरेडी रेस्पिरेशन करता था। खैर रेस्पिरेशन तो सारे ही करते हैं, आप ये कह सकते हैं कि वो भी हेटेरोट्रॉफ्स था। अब ये जो हेटेरोट्रॉफ्स बैक्टीरिया है ना, जब इसने खाया तो खाने के बाद ये हेटेरोट्रॉफ्स जो बैक्टीरिया हैं ये इसकी बॉडी के अंदर जब गए, उसी तरह नज़दीक आए, सेल मेम्ब्रेन अंदर को इन्वेजिनेट हुई और बाद में ये सिंगल मेम्ब्रेन बने या डबल बने? डबल बने। एक इनकी अपनी मेम्ब्रेन थी और एक किसकी थी? सेल की मेम्ब्रेन इनके गिर्द आ गई, तो ऐसे जो है ये बन गए डबल मेम्ब्रेन। और ये जो डबल मेम्ब्रेन थे, क्योंकि ये हेटेरोट्रॉफ्स थे, तो इन्होंने रेस्पिरेशन सेल के अंदर करना स्टार्ट कर दी और ये बन गए माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बन गए? तो इस हाइपोथेसिस को हम क्या बोलते हैं? एंडोसिम्बायोटिक हाइपोथेसिस। एंडो मीन इन करना किसी चीज़ को, सिम्बायोटिक, सिम्बायंट से ये वर्ड निकला है। आपको पता है एसोसिएशन करते हैं एनिमल सिम्बायोसिस के अंदर, ठीक है। तो इसमें दो दो एनिमल जो है आपस में एसोसिएशन करते गए और एक प्रोकैरियोटिक सेल लास्ट पे किस में कन्वर्ट हो गया? यूकैरियोटिक में। तो अगली थ्योरी जो है उसको हम बोलते हैं मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन हाइपोथेसिस। स्टूडेंट, ये जो मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन हाइपोथेसिस है, इसके मुताबिक ये है कि हमारे पास स्टार्ट में ये सेल है और ये जो सेल है ये था प्रोकैरियोटिक। अब आपको पता है कि प्रोकैरियोटिक सेल बहुत ही सिंपल हुआ करते थे, ठीक है, क्योंकि आपने अगर पढ़ा हो प्रोकैरियोटिक सेल, तो मैंने हाइड्रोथर्मल वेंट्स के बाद बताया था कि सिंपल ऑर्गेनिज्म बन गए प्रोकैरियोटिक। अब ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है ये इसके अंदर है जी जीनोम इसका, ठीक है, ये इसके अंदर जीनोम है। क्या हुआ कि इसने अपने जीनोम की कॉपीज बनाई। जब इसने अपने जीनोम की कॉपीज बनाई तो यहाँ पे हमारे पास 4 कॉपी बन गई। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं मैनी जीनोम या मैनी कॉपीज ऑफ जीनोम कर लें, मैनी कॉपीज ऑफ जीनोम। इसके अंदर ये काफ़ी कॉपीज बन गई। कॉपीज बनने के बाद क्या हुआ, मैं कौन सी बताने लगा हूँ? मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन। क्या बताने लगा हूँ? मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन। देखें जी, अब क्या होगा कि इसी की जो मेम्ब्रेन है अपनी, उसने ही इसको इन्वेजिनेट कर लिया।
उसने ही इसको सराउंड कर लिया, इसकी मेम्ब्रेन ने इसको ऐसे सराउंड कर लिया, इसकी मेम्ब्रेन ने ऐसे इसको सराउंड कर लिया। जितनी जीनोम की कॉपी बनी थी अपनी ही मेम्ब्रेन ने उसको सराउंड कर लिया। तो करने के बाद ये जो हमारे पास नेक्स्ट छोटे छोटे पार्टिकल बने हैं, ये पार्टिकल जो हैं इन्होंने एक्ट किया ऑर्गेनेलिस के तौर पे। कुछ जो हैं इसमें कहा यह जाता है कि क्लोरोप्लास्ट के तौर पे काम करती थी, कुछ जो हैं माइटोकॉन्ड्रिया के तौर पे, और ऐसे जो है न्यूक्लियस एट द लास्ट हमारे पास ये सेल भी जो है किस में कन्वर्ट हो गया, यूकैरियोटिक सेल में। तो हमारे पास फिर ये बताएं कि आज का जो आपका टॉपिक था एवोल्यूशन फ्रॉम यूकैरियोटिक टू प्रोकैरियोटिक टू यूकैरियोटिक, समझ आइए कुछ कि कैसे चीज़ें कन्वर्ट होती हैं, कैसे जो है एवोल्यूशन हुआ। तो लास्ट पे एक पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, वो पॉइंट क्या है, वो है जी ड्रामेटिक मैकेनिज्म। बहुत से साइंटिस्ट ऐसे हैं जो अभी भी इस पे बिलीव नहीं करते। मीन के बताने वालों के पास बेशुमार एविडेंस हैं, और जो इसको अपोज करते हैं, जो इसको एक्सेप्ट नहीं करते, उनके पास 1000 की फॉर्म में इसके पास एविडेंस हैं, वो नहीं मानते। तो फिर लास्ट पे हम एक चीज़ बताते हैं, ये एक ड्रामेटिक मैकेनिज्म है, ठीक है, ये एक ड्रामाई मैकेनिज्म है कि प्रोकैरियोटिक सेल से यूकैरियोटिक सेल कैसे बने। लेकिन मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, या मैक्सिमम दुनिया में 80% से ज़्यादा जो साइंटिस्ट बिलीव करते हैं वो एंडोसिम्बायोटिक हाइपोथेसिस पे बिलीव करते हैं, ठीक है। क्योंकि इस पे क्यों बिलीव करते हैं, एक तो ये है कि जब आप यूकैरियोटिक सेल को देखें तो ये जितनी भी मेम्ब्रेन है ये सारी डबल मेम्ब्रेन है, क्योंकि आपको पता बाहर से एक तो अपनी इनकी मेम्ब्रेन थी ना, एक सेल के पास आए तो डबल बन गए। दूसरा, हर एक का डीएनए जो वेट है या डीएनए का साइज़ है या उसका स्पेशली राइबोसोम का जो साइज़ होता है वो भी इनसे डिफरेंट है, ठीक है जी। क्योंकि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर राइबोसोम 60S एंड 40S होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रियन क्लोरोप्लास्ट के जो राइबोसोम्स होते हैं वो बिल्कुल प्रोकैरियोटिक सेल की तरह के होते हैं। तो इसलिए ये हमारे पास एविडेंस मौजूद हैं कि ये वाकई ही प्रोकैरियोटिक सेल जो हैं यूकैरियोटिक सेल्स में अकॉर्डिंग टू एंडोसिम्बायोटिक हाइपोथेसिस कन्वर्ट हुए। तो स्टूडेंट, आज हम अपना टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट करते हैं और हम मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू।